तो सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगा, आप दशाओं के विषय में क्या जानते हैं? दशा क्या है, कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकता है मुझे? सर दशाओं के बारे में अभी मुझे इतना मालूम है कि अभी मैंने विषांतरी जैसे दशाएं सुना है। और मनुष्य की आयु 120 साल इसमें मानी गई है। और उसमें सभी ग्रहों को 9 ग्रहों को अलग अलग उसमें टाइम पीरियड दिया गया है। और ये केतु से स्टार्ट होके बुध तक की जाता है। केतु के 7 वर्ष हैं और शुक्र के 20 वर्ष हैं, सूर्य के 6 वर्ष हैं, चंद्रमा के 10 वर्ष हैं और शनि के 19 वर्ष हैं, राहु के 18 वर्ष हैं, बुध के 17 वर्ष हैं। इस तरह से अलग अलग ग्रहों की दशाएं चलती हैं इतने वर्ष। मेन ये कि हाँ ये महादशा है इनकी, इनके अंदर अंतरदशा हो सकती है, फिर उसके अंदर अंतरदशा, इससे ज्यादा सर अभी कुछ सुना नहीं और ऐसा। जी सर, अंतरदशा कहते हैं, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ठीक है, यानी अभी तक आपको विंशोत्तरी दशाओं के विषय में ही पता है। देखिए दशाएं, विंशोत्तरी दशाएं जो है ना, अभी तक आपने पढ़ी है पराशरी पद्धति की। दशाएं और भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि विंशोत्तरी दशाएं तो जैसा आपने पढ़ी हैं, अष्टोत्तरी दशाएं हैं, षोडशोत्तरी दशाएं हैं, द्वादशाब्दोत्तरी दशा है, पंचोत्तरी दशा, योगिनी दशाएं। और जैमिनी के अंतर्गत भी कुछ दशाएं होती हैं, जैसे चर दशाएं, स्थिर दशाएं, केंद्रादि दशाएं, कारक दशाएं, ब्रह्म दशा, कई होती हैं दशाएं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित दशाएं जो हम पढ़ेंगे पराशरी पद्धति में, वो विंशोत्तरी दशा पढ़ेंगे हम। और जब आप जैमिनी विशारद में आएंगे और जैमिनी पढ़ने का आपको जब मौका मिलेगा, तो उसके अंदर आप चर और स्थिर आदि दशाएं आप पढ़ेंगे जैमिनी के अंतर्गत। फलित के लिए पराशरी पद्धति में विंशोत्तरी दशाओं का स्थान अभी तक कोई ले नहीं पाया है। ये अपने आप में बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव है, अपने आप में बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं विंशोत्तरी दशाएं जो, चाहे आप अष्टोत्तरी में जाएं, षोडशोत्तरी में जाएं, द्वादशोत्तरी या योगिनी दशाओं में भी आप जाएंगे तो उतना अच्छा आपको फल वो उस सटीकता के साथ नहीं मिल सकता है जितना कि आपको विंशोत्तरी महादशाओं के अंतर्गत मिलता है। अब गोचर के विषय में कौन बताएगा? सर वो हमारे पास से और उससे हमारी कुंडली से हम उसे को रिलेट करेंगे, बट गोचर वही हुआ कि इस समय वो ग्रह किस राशि में है, कहाँ भ्रमण कर रहा है, कैसे है। बट वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं, वो हमारे पास और सब हर चीज से हम उसको रिलेट करते हैं आई थिंक। ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए उस समय ग्रह जिस गोचर में बैठे थे, जब वो इवेंट हुआ था तो हम उसे नोट कर लेते हैं, तो वो उस इवेंट की कुंडली बन जाती है, चाहे वो जन्म से संबंधित हो, चाहे किसी चीज के निर्माण से संबंधित हो, किसी प्रश्न से संबंधित हो। तो इस तरह से हम गोचरों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब गोचर जो है उस स्थिति में अगर देखा जाए तो ग्रहों की मूवमेंट से संबंधित है। वैसे गोचर का जो शाब्दिक अर्थ तो कई तरह से निकाले जा सकते हैं, जैसे कि जो भी वस्तु जिसका हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं उसे गोचर कहते हैं। और इसके और भी कई सारे संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी गोचर के विषय में। परंतु ज्योतिषीय इसका जो अर्थ बैठता है वो केवल ग्रहों के मूवमेंट से रिलेटेड, ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अलग अलग राशि में अलग अलग होती है, सभी की मूवमेंट अलग अलग है। नवग्रह हैं, सबकी अपनी एक अलग चाल है। सभी एक राशि में जो समय बिताने का जो समय है सबका वो अलग अलग है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु केतु, कोई भी शुक्र हो। तो इस तरह से आप देखें तो प्रत्येक ग्रह जो होता है वो एक राशि के अंदर अपनी जो स्थिति जितने समय तक रखता है, ये उस राशि में उसका गोचर काल है। तो आप बता सकते हैं सूर्य का एक राशि में गोचर कितने समय तक रहता है? दिव्या जी बताइए। सर 1 महीना। अमित जी आप शनि का बताइए। सर लगभग 2.5 साल। लगभग 2.5 साल, बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह अब ऋचा जी आप बताइए कि राहु का कितना है? सर राहु का लगभग 1.5 साल। बिल्कुल सही। और केतु का भी इतना ही होता। तो इसी तरह से हम अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मतलब राशियों के अंदर कितना कितना गोचर काल होता है, तो वो भी हम उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कौन कितने समय तक गोचर में करता है, क्योंकि इसकी एकदम निश्चित अवधि आपको पता होनी चाहिए।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर ग्रहों का अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है और कौन सा सबसे दूर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोलर सिस्टम के इस चित्र में कि बुध अर्थात मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में है और नेपच्यून सबसे दूरस्थ। अब चूंकि यूरेनस और नेपच्यून को हम नहीं लेंगे तो हम बात करेंगे केवल शनि तक। तो शनि सबसे दूरस्थ ग्रहों में। राहु और केतु का कंसेप्ट तो सबको पता ही होगा, कैलकुलेशन में रहते हैं, क्रांति व्रत का कंसेप्ट है इसमें। तो ये नॉड्स हैं एक्चुअली। तो चलिए अब हम उस विषय में नहीं जाएंगे, परंतु ये बात समझनी होगी कि राहु केतु आपको पता होना आवश्यक है। ये चीज मेरे लिए जानना थोड़ा जरूरी। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मरकरी से लेकर सैटर्न तक, बुध से लेकर शनि तक सोलर सिस्टम के अंदर अब आपने सारा जो है सौर मंडल को समझ लिया होगा। कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, कोई बता सकता है? चंद्रमा सबसे निकटतम आकाशीय पिंड है। तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का ही यहाँ महत्व है। हमारे विषुवत्रीय दशाओं को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो भी चंद्रमा के आधार पर, जो गोचर लिए जाएंगे वो भी लिए जाएंगे चंद्रमा के आधार पर। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता जो है पृथ्वी पर होने वाली अधिकतर घटनाओं को प्रभावित करती है। चंद्रमा की मूवमेंट पृथ्वी पर होने वाली कई घटनाओं को प्रभावित करती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में चंद्रमा के प्रभावों से आप सभी अवगत। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा को हम दशाओं में तो महत्व देंगे ही देंगे, गोचर में भी पूर्ण महत्व होगा, क्योंकि जो भी गोचर, किसी भी ग्रह का गोचर जो होगा कैलकुलेट किया जाएगा वो चंद्रमा के सापेक्ष किया जाएगा। ये गोचर का सिद्धांत है। हमेशा सभी ग्रहों का गोचर चंद्रमा की स्थिति के सापेक्ष, जन्म के चंद्रमा की स्थिति के सापेक्ष लगाया जाता है। और चंद्रमा पर गोचर लगाने के उपरांत आपको लग्न पर गोचर लगाना है, लग्न कुंडली पर गोचर लगाना है। पहले चंद्र कुंडली को महत्व देना ही देना। विषुवत्रीय दशाएं जब भी कैलकुलेट की जाएंगी वो चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी के आधार पर ही तय की जाती है। ये आपने कैलकुलेशन भी सीख ली होंगी। तो गोचर आपने समझा। अब दशाएं लेते हैं। तो दशाएं जो होती हैं, विषुवत्रीय दशाओं की हम बात करेंगे तो विषुवत्रीय दशाओं में किन किन ग्रहों की दशाएं होती हैं, तो यानी कि आपको ये सारा कंसेप्ट पता है। तो इस तरह से पूर्ण अवधियां हैं, दशा अवधियां हैं प्रत्येक ग्रह की, केतु से प्रारंभ होकर बुध तक। और केतु और मंगल का जो महादशा काल है वो समान है। अब हम लेते हैं भाव निर्णय। अब हम जो दशाओं की बात कर रहे हैं, जो भी हम गोचर की बात कर रहे हैं, वो तब तक प्रासंगिक नहीं है जब तक कि हम किसी भी जातक की कुंडली में उसके भावों का निर्णय ना करें। आप समझ पा रहे हैं? कोई भी गोचर क्या फल देगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? लग्न के बाद जितने भी भाव होते हैं, भावों पर निर्भर करेगी कई चीजें। ठीक है, तो इसलिए भाव निर्णय जानना बहुत जरूरी है कि किसी जातक की कुंडली में कौन सा भाव क्या कहता है, गोचरवश कौन सा भाव बली होने वाला है, कौन सा पीड़ित होने वाला है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो भी गोचर लगाना है वो सदैव चंद्रमा के सापेक्ष लगाना। तो चंद्रमा से द्वितीय भाव भी होगा चंद्र लग्न, चंद्र से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम से लेकर 12वें भाव तक आपको वो सारे गोचर लगाने होते हैं। उसे लगाने के बाद जब आप आते हैं लग्न कुंडली पर, तो लग्न कुंडली के सापेक्ष वही सारे भाव आपको फिर से पुनः चेक करने, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से लेकर 12वें भाव तक आपको सभी गोचरों को देखना है कि कौन सा भाव बली और कौन सा भाव क्षीण होने वाला है। तो जब आप इस तरह से उनकी क्षीणता और उनके बलाबल को जब जांच लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो फलित है वो बहुत सटीक होती है, क्योंकि निश्चित रूप से गोचरवश जो भाव पीड़ित हो रहा होगा वो कैसा फल देगा ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो पीड़ादायक ही होगा जब तक वो गोचर रहेगा। मुख्यतः शनि का जब गोचर होता है और कोई भाव पीड़ित हो जाता है और भावेश पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़ा सा उस भाव को नुकसान पहुंचता है। तो अब हम बात करेंगे भाव निर्णय की। तो भाव निर्णय किस आधार पर होता है ये जानने योग्य है।
वो हम अभी थोड़े समय बाद अभी जांचेंगे कि भाव निर्णय किस आधार पर होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भावों की संज्ञाएं क्या क्या है। कुछ भाव अलग ही नाम रखते हैं, अलग ही प्रभाव रखते हैं, इसलिए उनको एक खास नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए त्रिकोण 1 5 9, केंद्र 1 4 7 10, 2 5 8 11 आपके परस्पर भाव है। अपोक्लिंग 3 6 9 12। उपचय स्थान के विषय में आप समझ लीजिए 3 6 10 11 उपचय अर्थात वृद्धि संज्ञक होते हैं, अपचय होते हैं पीड़ा संज्ञक। तो उपचय के अलावा जितने भाव बचे वो सब अपचय। अपचय अर्थात पीड़ा संज्ञक 1 2 4 5 7 8 9 12। त्रिक स्थान जिन्हें दुष्ट स्थान भी बोला जाता है 6 8 12। इन सब स्थानों का थोड़ा ध्यान रखना है, आपको सब याद होने चाहिए क्योंकि सब अप्लाई होंगे एक्चुअली। फिर आते हैं आपके त्रिशडाई 3 6 11। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 3 6 7 10 तथा 11 राशि के स्वामी उसके शत्रु होते हैं तथा शेष ग्रह मित्र होते हैं। ठीक है, अब इसे लगाने की कोशिश करते हैं कैसे। मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं, उदाहरणार्थ कालपुरुष की कुंडली ले लेते हैं। अब चेक कीजिए आप जरा, तीसरे में बुध, तो बुध की अगेन बुध की, फिर शुक्र की, फिर शनि और फिर शनि की। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए 3 6 7 10 11 के स्वामी जो होते हैं वो मंगल के क्या होंगे? मेष राशि यानी मंगल स्वामी है, तो मंगल के क्या है ये? शत्रु। और शेष ग्रह मित्र हैं। अब हम शुरू करते हैं भाव निर्णय, जो कि फलित में बहुत आवश्यक है। तो भाव का निर्णय 3 सिद्धांतों के आधार पर होता है। भाव है, उसका भावेश है, कारक है। कोई भी भाव, जैसे आपने लग्न लॉर्ड ही ले लिया, लग्न ले लिया, तो लग्न का कोई लॉर्ड भी होगा, प्रथम भाव है, उसका कोई भावेश भी तो होगा। लग्न है, लग्न लॉर्ड भी होगा। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल लग्न लॉर्ड है, भाव है प्रथम, परंतु उसका लॉर्ड कौन बनेगा? जो उस भाव की राशि का स्वामी होगा वो उसका भावेश है। ये स्पष्ट है? यानी कि जिस भाव का अधिग्रहण जो राशि करती है उसका जो स्वामी होगा उस भाव का भावेश होगा। मीन लग्न के लिए नवमेश कौन है? मंगल। बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें भाव और भावेशों पर अध्ययन करना है। अब कारकत्व के विषय में बात करते हैं। तो प्रत्येक भाव के कारकत्व सभी को पता है। एक्चुअली पूरे विस्तार में सभी भावों के कारकत्वों, राशियों के विषय में आपको सारी जानकारियां, उनके तत्व, ये सब चीजें और सभी ग्रहों के कारकत्व ये हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। परंतु अभी थोड़ा मोटा मोटा मैं आपसे जान लेता हूं कि भावों के कारकत्व गोचर एवं दशाओं में बहुत मायने रखते हैं और कोई भी ग्रह अपना कारकत्व रखता है, प्रत्येक भाव अपना कारकत्व रखता है और राशियां अपना एक प्रभाव रखती हैं अपने तत्वों के आधार पर। प्रत्येक भाव का जो स्वामी है वो तो उसमें उपस्थित राशि का जो लॉर्ड होगा वही भाव का भी स्वामी होता है, परंतु प्रत्येक भाव का अपना एक कारक भी होता है, कारक ग्रह भी होते हैं। जैसे चतुर्थ भाव का चंद्र और बुध है, नवम भाव के गुरु हैं। चंद्र और बुध अपने कारकत्व से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। चौथे भाव का जो लॉर्ड होगा वो तो प्रभावित करेगा ही करेगा चौथे भाव को, परंतु चौथे घर का यानी कि चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सभी अपने कारकत्व से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, को प्रभावित करेंगे। कोई भी भाव कब बली और कब कमजोर होता है? सर, अगर किसी भाव का स्वामी अपने उच्च की राशि में बैठा है या स्वग्राही है और उस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है और वो अच्छी डिग्री का है, तो माना जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। अच्छा ग्रह कौन है, कैसे डिसाइड होगा? कोई भी ग्रह सर अपनी उच्च की उसमें बैठा है ना, उच्च दशा में हो, स्वग्राही हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। जी हाँ, आप बोला ना आपने सही, शुभ ग्रह। अब कोई बताएगा कि कोई भाव पीड़ित कब होता है?
जी सर कोई भाव पीड़ित तब माना जाएगा जब वो वहां पे कोई ग्रह नीच का बैठा है या उसका स्वामी कहीं नीच पे जाके बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या दुख स्थान में बैठा है 6, 8, 12, हम्म, तो बिल्कुल वो भाव पीड़ित माना जाएगा। अच्छा बताया था। थोड़ा सा मैं इस पर और चर्चा करता हूँ आपसे। सबसे पहले देखिए भाव को कौन कौन देखता है। यदि शुभ ग्रह देखेंगे जी सर। तो उसके बल में वृद्धि करेंगे, जी यदि अशुभ ग्रह देखेंगे तो उसके बल में कमी करेंगे। शुभ ग्रह पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, जी सर। जैसे गुरु, शुक्र, बुध, शुक्र। चंद्रमा। कौन से बुध? सर जो जिसकी वो संगति अच्छी हो, जो पापी ग्रह से पीड़ित ना हो। ये जरूरी है। बुध जी हमेशा सर। अच्छा नहीं होता, उसकी जी संगति पर सर। निर्भर करता है वो किस संगति में। जी सर। और इसके बलि उपरांत चंद्रमा। बलि बलि चंद्रमा। चंद्र। बिल्कुल सही। ठीक है, जब इस तरह के ग्रह किसी भाव को देखेंगे तो उसके बल में वृद्धि करेंगे। और इसके ठीक विपरीत यदि क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्रूर और जी पापी ग्रह दोनों अलग अलग होते हैं। जी सर। शनि क्रूर है कि पापी है? पापी है। ठीक आपके बिल्कुल। और सूर्य क्रूर है कि पापी है? क्रूर है। सर क्रूर। सूर्य क्रूर है, सूर्य मंगल क्रूर है। क्रूर हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि अब हमें इसी टर्मिनोलॉजी के साथ इसमें बात करनी है। शुभ दृष्ट हैं तो बली हैं, अशुभ दृष्ट हैं। अब अशुभ दृष्ट के अंदर चाहे वो क्रूर द्वारा दृष्ट हो, पापी द्वारा दृष्ट हो, तो अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं। तो अशुभ दृष्ट हैं तो निश्चित रूप से क्षीण होगा बल। इस तरह से आपने भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की कि कोई भाव कितना बली है और कितना क्षीण है। अभी तो थी भाव पर दृष्टियों के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि आखिर भावेश गया किस तरफ है। अब भावेश की स्थिति क्या है ये भी देखना पड़ेगा कि भावेश को कौन कौन ग्रह देखते हैं, वो स्वयं किस भाव में जाके बैठा है, किनकी संगति में बैठा है, उसे कौन कौन देखते हैं। तो ये भी तय करेगा कि वो भाव बली हुआ कि कमजोर हुआ। केवल मान के चलिए भाव पर अच्छी दृष्टियां पड़ रही हूं परंतु भावेश कुसंगति में चला जाए या फिर पीड़ित हो जाए, तो आपको लगता है भाव से संबंधित कुछ अच्छे फल आएंगे? नहीं सर। मुश्किल हो जाता एनर्जी है। में तो वो ब्रेक हो अच्छाई जाएगी। बुराई बैलेंस हो जाती है वहां पर। दो अच्छे प्रभाव हैं, दो बुरे प्रभाव हैं, तो समझ लीजिए चीजें बैलेंस हो गई, ना अच्छाई में ना बुराई में, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलेगी उसमें जो है। तो इस तरह से भाव के लिए फिर दोनों चीजें देखी जाएंगी। बट ओवरऑल अगर मान के चलिए दो अच्छाई दो बुराई है परंतु एक और अच्छाई मिल गई आपको, ठीक है, पता चला कि जो ग्रह पीड़ित दिखाई दे रहा था आपका लग्न कुंडली के अंदर, अगर वो नवांश में अच्छा जाके बैठ गया, उसमें स्थिति उसकी अच्छी है, कुसंगति से हट गया है, उस पर अशुभ की जगह शुभ दृष्टियां हो गई हैं और बहुत ही अच्छे स्थान में जाके त्रिकोण या केंद्र में अगर शुभ ग्रह है और त्रिकोण में जाके बैठा है तो आप जानते ही होंगे कि उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो उस परिस्थिति में लगन कुंडली के अंदर उस पर जो भी प्रभाव पाप पड़ रहा होगा, पाप प्रभाव पड़ रहा होगा, तो बहुत हद तक शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि नवांश कुंडली में भी जब आप उस ग्रह की स्थितियां देखते हैं तो कई चीजें बदल जाती हैं। तो अब हम नवांश की भी बात करेंगे, हम दशांश की भी बात करेंगे, गोचर और दशाओं के अंतर्गत बहुत चीजों की बात करेंगे। तो दशा एवं गोचर के अंतर्गत आप जब भी दशाएं भी ग्रहों की होती हैं और दशाएं जिन ग्रहों की हैं वो कुंडली के अंदर कैसे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, पीड़ित हैं, बली हैं, ये सब चीजें देखनी अनिवार्य है दशाओं के अंदर, महादशाओं के अंदर। महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, इन सब में सभी ग्रह अलग अलग होंगे, कई बार साथ साथ भी होते हैं, जैसे गुरु में आपका शनि। तो इस तरह से गुरु बुध शुक्र, इस तरह से आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं। तो गुरु अगर बहुत बली है परंतु बुध वीक है, उसके बाद शनि वीक है, तो गुरु में बुध में शनि क्या रिजल्ट देगा, ये सब चीजें हम इन लेक्चर्स में सीखेंगे, आपकी दशा और गोचर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो इस तरह से हमें अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना होगा भाव निर्णय के माध्यम से। भाव, भावेश और कारक। भाव पर शुभ दृष्टियां, फिर भावेश पर शुभ दृष्टियां, अशुभ दृष्टियां,
उसकी वीकनेस, सारी चीजें हमें और स्ट्रेंथ सब पता होनी चाहिए। और साथ ही वो भावेश जो है नवांश में कहाँ बैठा है, उससे भी काफी उसकी चीजें पता चल जाती हैं कि फिर वो भाव बली हुआ कि कमजोर हुआ। और ये तो कुछ भी नहीं कि जिस भी भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो हमने भावेश को नवांश में देखा था, आप स्वयं भाव को भी देख सकते हैं कि भाव, जैसे मान के चलिए किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है और हमें लग्न को ही चेक करना है कि लग्न कितना बली और कितना कमजोर है। तो यदि हम बात करें कि क्या हम इसको किसी और माध्यम से भी देख सकते हैं दृष्टियों के अलावा, वहां पर अच्छे ग्रह बैठे हैं, बुरे ग्रह बैठे हैं, वहां पर जो पीएससी जो लगती है, आपने पीएससी सिद्धांत पढ़ा है ना सभी ने, परंतु हम भाव को भी नवांश में जांच सकते हैं। अभी हमने भावेश को जांचा था, हम भाव को भी जांच सकते हैं। मकर लग्न की कुंडली में और मकर राशि है, हमें देखना पड़ेगा नवांश में किस भाव में गई, वो त्रिकोण में है, केंद्र में है तो बहुत अच्छा है, परंतु यदि दुष्ट स्थानों में या दुष्ट स्थानों में जाते हैं तो फिर मकर लग्न प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगर 12वें घर में चला जाए तो मकर राशि नवांश के अंदर तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, 6, 8, 12 में अगर जाएगा तो उससे भी भाव का बल पता चल जाता है। कर्क लग्न की कुंडली है, रीड करते हैं। सबसे पहले हम गिनेंगे पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिविटी से कभी शुरुआत मत कीजिए, शुरुआत कुछ अच्छे से कीजिए, है ना। और यहाँ पर अब हम धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में लग्न बोलता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न जो है वो कितनी दृष्टियां रखती हैं, शुभ और अशुभ दोनों को काउंट करते हैं। तो अब हम हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेकर चलेंगे। अब हम पॉजिटिव पॉइंट्स गिनने वाले हैं। पहले गुरु की दृष्टि है पूर्ण, और वो उच्च की राशि है गुरु की, ये भी क्लियर है। गुरु, फिर शुक्र और बुध। अब बुध की संगति अच्छी मानी जाएगी या बुरी मानी जाएगी? बुरी मानी जाएगी सर, शनि और शुक्र के साथ है। लेकिन बुध और शुक्र, बुध तो शनि और शुक्र का तो मित्र है। देखिए शुक्र, बुध और गुरु सबको आप फिलहाल अभी पॉजिटिव मानिए। और इनकी जो, क्योंकि ये गुरु और शुक्र के साथ दो अच्छे लोगों के साथ भी बैठे, शुक्र को आप यहाँ पर अशुभ मत मानिएगा। और आज का जो जगत है ना वो शुक्र के अधीन है, शुक्र और राहु के अधीन है। तो इसलिए शुक्र और राहु से उलझकर कोई नहीं चल सकता। तो इसलिए शुक्र को बड़ी, जिसे कहते हैं कि अब क्योंकि इन्हें संजीवनी भी पता थी, तो शुक्र अपने आप में बहुत ज्ञानी था, ज्ञानी थे। तो कुल मिलाकर शुक्र को बहुत अच्छा माना जाना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि ये लिखा भी है, विधान भी है। तो फिलहाल बॉक्स में तो शुक्र को अच्छा ही बताया गया है। तो शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि लग्न पर है, तो 3 अच्छे प्रभाव पड़े हैं। अब हम बात करेंगे बुरी दृष्टियों की, केतु की, मंगल की अशुभ दृष्टियां हैं कहां पर? लग्न पर, और शनि की भी, यानी 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर। 3 अच्छी दृष्टियां हैं और 3 बुरी दृष्टियां हैं। तो यहाँ पर चीजें बैलेंस हो गई, दृष्टि वाइज तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। अब हम, यानी यहां से तो अब फैसला हो नहीं पाया, तो अब हम जाएंगे भावेश पर, चंद्रमा पर। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है ये देखते हैं। चंद्रमा गया अपने से एकादश में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने से एकादश में जाना अच्छा है, वृद्धि होती है, क्योंकि आपने उपचय स्थान पढ़े होंगे ना, अभी पढ़ाए थे मैंने आपको 3, 6, 10, 11। जो ग्रह है वो अपने से गया किधर है, उससे भी बलाबल बढ़ता और घटता है। एक बल प्राप्त हुआ चंद्रमा को। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर दृष्टि पर। चंद्रमा की पहले युति किसके साथ है? राहु के साथ, यानी एक नेगेटिव एफ्लिक्शन है इनके ऊपर, एक एफ्लिक्शन आ गया राहु का। ऑब्वियस सी बात है, राहु केतु की एक्सिस पे जब भी आएगा, दोनों ही, राहु और केतु दोनों ही उसे प्रभावित करेंगे। अब ठीक है, अब शुभ दृष्टियां भी देख लेते हैं। चंद्रमा पे दृष्टि है, बहुत अच्छे। शुक्र अस्त था, तो यानी शुक्र की दृष्टि कमजोर थी। तो दृष्टियों में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि अगर कमजोर है, किसी एक प्लेनेट को अगर हमने मतलब न्यूट्रल कर दिया है, यहाँ पर शुक्र को कर दिया, और उसकी दृष्टि को अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो केवल गुरु और बुध की शुभ दृष्टि लग्न पर। तो कुल मिलाकर यह है कि कुछ अच्छा भी होगा लग्न के लिए। उसके उपरांत हम लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर भी नेगेटिव एफ्लिक्शन थोड़ा ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर कि पापी प्रभाव में है, परंतु वीक तो बिल्कुल नहीं है। सर दूसरे चीज सर, जो गुरु है वो उसका नीच भंग हो रहा है यहाँ पे। कुल मिलाकर देखिए, भाव तो है बली, ये आप और समझ लीजिए। मंगल इस राशि की, इस लग्न के लिए राजयोग कारक है, योगकारी है, 2 भावों को संभाले बैठा है, त्रिकोण और केंद्र दोनों को संभाले बैठा है। और चंद्र लग्न यानी कि कर्क लग्न के लिए मंगल बहुत ही अच्छा प्लेनेट माना गया है। अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है तो भी वो बुरे प्रभावों में नहीं हो, परंतु कुल मिलाकर ये बात है कि भाव तो बली है।
परंतु बहुत ज्यादा पाप प्रभावों में है। अगर 50% अच्छाई है तो 50% बुराई भी है, हम उसे भी नहीं नकार सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि लग्न कैसे बली और कैसे निर्बल हुआ। अगर आप इसमें और ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो एक बार नवांश भी देख लेते हैं इसका। कर्क राशि जो है नवांश में कहाँ गई है, ये गई है सप्तम भाव में। गुरु भी कर्क राशि में ही आ गए हैं नवांश के अंदर। अभी फिलहाल हम बलाबल देख रहे हैं। राहु का आ जाना ठीक है, एक नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन दो अच्छी चीजें भी तो हुई। ठीक है, दो में से एक चीज तो अब भी अच्छी आ रही है, यानी एक प्लस पॉइंट हमें यहां से भी मिला है, दो की बजाय एक मिल गया। चलो, तो वहां अगर आप देखते हैं तो एक तरह से ये लग्न के लिए पुनः अच्छा ही हुआ। तो लग्न तो बली है। अगर आपको इसका नक्षत्र निकालना है तो पहले आप ये बताइए कि एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? डिग्री 20 मिनट का होता है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण हो गए सर, एक चरण होगा 3 डिग्री 20 मिनट। एक चीज ध्यान रखिए कि आपको 1, 5, 9 यानी कि जो अग्नि तत्व राशि है, अब आप बिंदु मान लीजिए, प्रारंभिक बिंदु जहां से हमें अब हर बार स्टार्ट करना हो। मेष, सिंह और धनु को अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलना है, ठीक, क्योंकि यहीं से अब सारी चीजें शुरू होंगी। कैसे, अब समझिए। आपको 27 के 27 नक्षत्र याद हैं। आपको पता ही होगा कि 3 पंक्तियों में नक्षत्र लिखाए जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में जब भी प्रारंभ होंगे नक्षत्र, वो हमेशा केतु के नक्षत्र से ही प्रारंभ होंगे। अश्विनी, मघा, मूल से अश्विनी के नीचे के 8 नक्षत्र, फिर हमने मघा के नीचे के 8 नक्षत्र और मूल के नीचे के 8 नक्षत्र। याद रखिएगा कि 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु लिखवाने का भी औचित्य यही था। है क्या कि अश्विनी नक्षत्र जो है ना, वो यूं रेलेवेंट है क्योंकि मेष राशि की शुरुआत उसी से होती है और सिंह राशि की शुरुआत किससे होगी? फिर मघा से। और धनु राशि की प्रारंभ होगी मूल से। अब आपको जब भी अब प्रारंभ करना होगा 1, 5, 9 का ध्यान रख के प्रारंभ करना। अब ये देखना है कि आपको मैंने जो भी ग्रह दिया है वो 1 के बाद है या 5 के बाद है या 9 के बाद है, ये देखना है बस आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा 1 के बाद है, 5 के बाद है, 9 के बाद है। मतलब 1 से 5 के बीच में, 5 से 9 के बीच में, 9 से 12 के बीच में, 1 से 5 के बीच में। तो प्रारंभ किससे करेंगे? मेष राशि से, यानी कि अश्विनी नक्षत्र से। तो पहला नक्षत्र अश्विनी हुआ। तो अब देखिए एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण, 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर। तो मेष राशि में 2.25 नक्षत्र निकल गए, अर्थात अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। कृत्तिका के प्रथम चरण तक ये समाप्त हो जाता है और द्वितीय चरण जो होता है कृत्तिका का, वो प्रारंभ होता है वृषभ राशि से। तो अब आपको 3 चरण मिलेंगे। 3 चरण गुणा 3 डिग्री 20 मिनट कितने होते हैं? 10 डिग्री बैठता है तकरीबन। तो यानी कृत्तिका खत्म होने में वृषभ राशि में 10 डिग्री खर्च होंगे। अब चूंकि चंद्रमा 15 डिग्री 28 मिनट का है तो 10 डिग्री लेस कीजिए आप, ताकि तीसरा चरण भी खत्म हो जाए। तो 5 डिग्री 28 मिनट 37 सेकंड बैठते हैं, ठीक है। तो 5 डिग्री 28 मिनट से कौन सा नक्षत्र शुरू हो जाता है? चौथा नक्षत्र। और वो कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएगा तो उसकी डिग्री क्या होंगी? निश्चित रूप से 10 डिग्री के बाद होंगे, यानी कि 10 डिग्री 1 मिनट के बाद से या 1 सेकंड के बाद से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जब चंद्रमा वृषभ राशि में 10 डिग्री 1 सेकंड का भी होगा तो रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अब चूंकि ये 5 डिग्री 28 मिनट 37 सेकंड एक्स्ट्रा चला हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट लेस कीजिए इसमें से, तो लेस हुआ तो 2 डिग्री कुछ बचता है, तो वो 2 डिग्री निश्चित रूप से दूसरे चरण में पड़ा होगा। तो रोहिणी के दूसरे चरण में चंद्रमा। इजी था। मैं आपको कैलकुलेशन करने से रोक रहा हूं। गोचर में अगर कैलकुलेशन करने आप बैठ गए ना, पहले प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते 3.5 घंटे हो जाएंगे आपके। और जिन चीजों को आप अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज के लिए कोई सजा नहीं मिलती है इंडियन काउंसिल के अंदर। हम लेते हैं लग्न कुंडली को लेते हैं। लग्न का नक्षत्र पता करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। लग्न 22 डिग्री 38 मिनट 16 सेकंड कर्क लग्न है, 22 डिग्री 38 मिनट की। बताइए ये लग्न किस नक्षत्र में गई है? लग्न का नक्षत्र क्या है? अब ये बताइए 1 से 5 के बीच में है, 5 से 9 के बीच में है, 9 से 1 के बीच में है लग्न। निश्चित ही एक, यानी कि मेष राशि से प्रारंभ करना है जो भी शुरू करना है। अब आपके लिए बेनिफिट ये है क्योंकि अब ये अंतिम राशि है।
अंतिम राशि भी 2.25 नक्षत्र की ही होगी, सीधी बात है। यानी मेष राशि में 2.25 नक्षत्र, वृषभ राशि में 2.25 नक्षत्र गए, फिर तीसरी राशि में 2.25 नक्षत्र गए, तो मिथुन राशि तक हमारे 6.25 अर्थात 6 नक्षत्र 3 चरण बीत चुके हैं। 7वां नक्षत्र चल ही रहा था, चौथे चरण में था। चौथा चरण जो है 7वें नक्षत्र का चौथा चरण वो आएगा कर्क राशि में। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि 6.25 नक्षत्र ही मिथुन राशि तक बीते हैं। 7वें नक्षत्र का चौथा चरण आएगा कर्क राशि में, ठीक है। लग्न कितने डिग्री का है? 22 डिग्री 38 में से अब एक चरण जो हमें 7वें नक्षत्र का एक चरण जो कर्क लग्न में आया है या कर्क राशि में आया है, उसे लेस करते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, तो तब भी हमें 19 डिग्री कुछ तो अब भी मिल रहे हैं जो अभी रिमेनिंग है। तो 19 डिग्री में अभी 13 डिग्री 20 मिनट और लेस करने की गुंजाइश है, यानी अब हमें 8वां नक्षत्र भी इसमें से लेस कर देना है। तो 13 डिग्री 20 मिनट जमा 3 डिग्री 20 मिनट यानी 16 डिग्री 40 मिनट जब हम इसमें से लेस कर देते हैं तो भी 5 डिग्री कुछ मिनट आ जाते हैं, ठीक है। 5 डिग्री जो कुछ मिनट आए हैं इसके अंदर भी अभी 2 चरण है, 3 डिग्री 20 मिनट का पूरा चरण और फिर दूसरा चरण, और वो होगा 9वें नक्षत्र का। यानी 9वें नक्षत्र का पहला चरण बीत चुका है, दूसरा नक्षत्र मतलब 9वें नक्षत्र का पहला चरण बीत चुका है और दूसरा चरण चल रहा है। तो 9वां कौन सा होता है नक्षत्र? अश्लेषा। तो चरण कौन सा हुआ? दूसरा। किसी तरह की कोई शंका?